हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 3 में इकाई 6 बद्धशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपोस्ट खाद का उत्पादन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बद्धशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन में कंपोस्ट खाद का उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपोस्ट खाद का उत्पादन ऐसे स्थान जहां पर पशु उत्पत्ति के कार्बनिक पदार्थ का कोई बेहतर उपयोग व्यवहारिक नहीं होता है, वहां इसे काफी अच्छी गुणवत्ता की खाद के उत्पादन के लिए कंपोस्ट किया जा सकता है। इस खाद उत्पाद में पादप वृद्धि और बेहतर मृदा गठन के लिए अनिवार्य नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और लेस खनिज होते हैं। कंपोस्ट बनाने वाली इकाइयां अन्य बद्धशाला अपशिष्टों जैसे रक्त, आमाशय और आंत की अंतर वस्तुओं, पशु कक्षों के पुराने बिछावन, मांस और वसा की कतरने, फर्श की धुलाई के जल, बाल, पंख आदि का उपयोग भी कर सकती है। यहाँ तक कि रद्दी मांस और अफेल का भी उन्हें चंक्स में खंडित करके ढेरी के मध्य भाग में मिलाकर कंपोस्ट खाद बनाने में उपयोग किया जा सकता है। सामान्यतः कंपोस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है गर्त विधि, जिसमें सभी बचे रह गए बद्धशाला अफेल को भूमि में उथले गड्ढों में भर दिया जाता है। दूसरा है स्टेक यानी ढेरी लगाने की विधि, जिसमें सामग्री को भूमि के ऊपरी ढेरी में लगाया जाता है। ढेरी को सीधे जमीन पर लगाना चाहिए, किसी कंक्रीट के फर्श पर नहीं। फिर भी आमाशय और आंत की अंतर वस्तुओं अथवा साक सामग्री और बद्धशाला अपशिष्ट की एकांतरी परतों को ढेरी में 2 मीटर की ऊंचाई तक लगाया जा सकता है। मोटी सामग्रियां जैसे मक्का या मिलेट के ठूठ अथवा छोटी टहनियों को तली में उचित वातन के लिए रखा जाता है। बाहरी भाग में या ढेरी के सिरे को स्वच्छ मृदा या घास से सुरक्षित कर दिया जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ढेरी के अंदर का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिससे लार्वा मर जाते हैं। यह तापमान अवांछित पीड़क जीवों की वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। शुष्क मौसम में इसे आवर्ती रूप में गीला करते रहना चाहिए, जिससे वायवीय जीवाणुओं का विघटन हो जाए। इन कारणों की वजह से ढेरी का उचित वातन अनिवार्य है। वातन को सुनिश्चित करने के लिए नालीदार गत्ते की रद्दी टुकड़ों का उपयोग प्रचलन में है। एक समान विघटन प्राप्त करने के लिए सामग्री को 20, 40 और 60 दिनों के बाद कम से कम 3 बार पलटना चाहिए। लगभग 90 दिनों में सामग्री पूरी तरह से कंपोस्ट खाद में विघटित हो जाती है। आइए अब थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं। जब स्वच्छ साफ सुथरी ढेरी की आवश्यकता होती है तो कंपोस्ट बंकरों का उपयोग किया जाता है। कंपोस्ट बंकरों को ईंट से बनाया जा सकता है, जिनमें दीवारें पर्याप्त स्थान छोड़ा जा सकता है। बंकर का माप परिवर्तित की जाने वाली कच्ची सामग्री पर निर्भर करता है। शेष कंपोस्टिंग की विधि कामोबेश स्टैक विधि में बताए गए अनुसार ही होता है। फर्श मिट्टी का होना चाहिए और सतही से अवतरित होनी चाहिए। शुष्क क्षेत्रों में बंकरों को छाया देने वाली सामग्री जैसे नालीदार लोहे की सीट से ढक देना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लू यानी गोंद का उत्पादन। खाल की कतरने और मांस कतरने, सुअर की चर्म, कंडराओं, स्नायु, बिखरी और संकुचित हड्डियों और उनके टुकड़ों का उपयोग ग्लू बनाने के लिए किया जा सकता है। सींगों, खुरों, कान, होठ, थूथन, पूंछ आदि का उपयोग भी इस कार्य के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सरल उपकरण की आवश्यकता होती है और कम शिक्षित व्यक्तियों को भी इस मूल्यवर्धित सामग्री को बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ग्लू यानी गोंद का उपयोग व्यापक रूप से कागज, बोरा उद्योग, प्लाईवुड बनाने, गलीचों को सज्जित करने और कृत्रिम चमड़े के उत्पादन में किया जा सकता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं
पेट और आंत की अंतर वस्तुओं से चारे का उत्पादन। शाक भक्षियों के प्रथम अमाशय अथवा पोंछ में अपाचित सामग्री अमाशयी अंतर्वस्तु अथवा पोंछ अंतर्वस्तु कहलाती है। अमाशयी अंतर्वस्तुओं का औसत वजन गाय, भेड़ और मेमने के लिए क्रमशः 27, 2.7 और 1.7 किलोग्राम होता है। रोमंथी पशुओं में चारा एंजाइमों के साथ मिलकर अपेक्षाकृत सरल रूप में विखंडित हो जाता है, जिसका उपयोग पुनः रुमेन के सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव उच्च पोषण मूल्य के प्रोटीन के स्रोत में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जीवाणु अमाशय में विटामिन का भी, विशेष रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी संश्लेषण करते हैं। अतः अपाचित खाद्य पदार्थों में न सिर्फ पशु द्वारा खाई गई घास का महत्व होता है, बल्कि यह प्रोटीन्स और विटामिन से भी समृद्ध हो जाता है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अमाशय और आंत की अंतर्वस्तुएं व्यर्थ नहीं होती हैं, बल्कि उनका उचित रूप से उपयोग कर लिया जाता है। दबाने से इस सामग्री का द्रव्य और तंतुमय भाग पृथक हो सकता है। तंतुमय भाग का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि प्रथम अमाशय की अंतर्वस्तुओं को सांद्रित करके पोल्ट्री या सुअर के चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अंतर्वस्तुओं को कंक्रीट के प्लेटफॉर्म, चटाई या नालीदार लोहे की सीट पर फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। परत की ऊंचाई इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि उससे तली की परत का किण्वन न हो पाए। सूखी सामग्री को फिर चक्की अथवा खरल मुसल से चूर्णित कर लिया जाता है। कभी कभी अमाशयी अंतर्वस्तुओं में रक्त को भी मिला दिया जाता है, जिससे चारे के लिए बहुत अधिक गुणवत्ता का प्रोटीन स्रोत प्राप्त किया जा सके। ये सुझाया गया है कि अमाशय और आंत की अंतर्वस्तुओं के पशु चारे में उपयोग से अमाशयी अंतर्वस्तुओं का वियोजन की लागत 50% तक कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बद्धशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन में कंपोस्ट खाद के उत्पादन के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।